सो हाय, दिस इज विवेक मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। और ये जो सीरीज है ये बन रही जा रही है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स वन की। सिंपल जी। इससे पहले हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर जो है वो अपलोड कर चुके हैं। आज चालू करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो यहाँ पे हम सीखेंगे आईएस कर्व क्या होता है, एलएम कर्व क्या होता है, थोड़ा सा इंप्लॉयमेंट के बारे में और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सीखेंगे। और सीखेंगे कैसे हम इक्विलिब्रियम और आउटपुट चलते हैं, निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि आउटपुट जो है वो इक्विलिब्रियम पे किसी देश में कैसे होता है, कैसे निकलता है। सिंपल सर, चलिए। और ये जो सीरीज है ये बीए के बच्चों के लिए, बीकॉम के बच्चों के लिए, सबके लिए बन रही है। बस मेक श्योर करना कि आपकी जो सेमेस्टर है वो कौन सा हो, 4th सेमेस्टर। अगर आपका 4th सेमेस्टर है तो आप आराम से पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। अगर 4th सेमेस्टर नहीं है तो फिर बाकी सेमेस्टर के लिए भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है जी। जो शुरू करते हैं फिलहाल। और चालू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो, जरूरी नहीं इस सब्जेक्ट के, किसी भी सब्जेक्ट के अगर नोट्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। ज्यादा महंगा हम अमाउंट रखते नहीं है, मुश्किल से 150 से 200 के बीच में नोट्स होंगे। आप कांटेक्ट करोगे, क्या पता डिस्काउंट भी चल रहे हो तो आपको मिल जाएंगे सस्ते में भी। सिंपल जी। चलिए, तो एक बार कोशिश करना कि नोट्स भी ले लेना अच्छे तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा टॉपिक्स। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर आज। और चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो आता है, अच्छा इस पूरे चैप्टर में बस आपको ये 4 टॉपिक सीखने हैं। जैसे ही आपने ये 4 टॉपिक सीख लिए वैसे ही आपका जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सिंपल, बहुत इजी चैप्टर है, समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में मैंने जो पिछला चैप्टर आपको करवाया था लेबर मार्केट वाला, जिसमें मैंने लेबर्स के बारे में बताया था, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको समझाया था। अब वहीं पे थोड़ी सी टर्म्स होती हैं लेबर के ऊपर, जैसे कि लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, थोड़ा सा मैं इनके बारे में और बता दूं तब हम चैप्टर को आगे बढ़ा पाएंगे। सिंपल, चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात आती है पॉपुलेशन की। ये पॉपुलेशन क्या बला है, पॉपुलेशन क्या चीज होती है? पॉपुलेशन का मतलब होता है एक देश के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, जिनसे आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो, जिनसे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, उसको बोला जाता है पॉपुलेशन। हमारी इकोनॉमिक्स की भाषा में वो लोग जिनसे आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, देश के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? पॉपुलेशन कहलाती है। सिंपल। या फिर लेबर सप्लाई के बेसिस पे अगर आप जानना चाहो तो पॉपुलेशन क्या होती है? वो लोग जो एक फिक्स्ड वेज रेट पे, क्या कह रहा हूं मैं, एक फिक्स्ड वेज रेट के ऊपर फिक्स्ड टाइम पीरियड में तैयार है किसी भी काम को करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। यानी कि गवर्नमेंट ने जो रेट बताया उस रेट पे जो जो मजदूर काम करने के लिए रेडी हो रहे हैं तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? पॉपुलेशन। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्की बात। मतलब एक तरीके से हमारे देश में जितने भी लोग काम करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? पॉपुलेशन। अच्छा, देश में जितने भी लोग, अच्छा इसमें ये मैं कहता रहा हूँ कि काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन काम करने के लिए ऐसा भी होता है, कुछ लोग काम करना चाहते हैं, कुछ लोग काम करना नहीं चाहते हैं। दोनों को इसमें काउंट करा जाएगा क्योंकि वो रेडी हैं, गवर्नमेंट की तरफ से पूरा अलाउ है कि वो काम कर सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी है उनकी, वो काम करना नहीं चाह रहे, तो वो भी पॉपुलेशन के अंदर आते हैं। समझे? यानी 5 साल से लेके जो बड़े लोग हैं, जो 60-70 साल के, 80 साल के लोग हैं, वो भी अगर काम करना चाहें तो काम कर सकते हैं। वो सारी क्या कहलाती है? पॉपुलेशन। हाँ, गवर्नमेंट उनको अलाउ नहीं कर रही है कि भाई वो काम नहीं कर सकते, लेकिन वो भी पॉपुलेशन में आते हैं। चलिए वापस चालू करते हैं। मेन टॉपिक ये नहीं है। पॉपुलेशन के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। सबसे पहला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वो लोग जो लोग काम करना चाहते हैं, यानी कि वांट्स टू डू वर्क, वो लोग जिनकी इच्छाएं हैं कि वो काम करें, और दूसरे वो लोग होते हैं जिनकी कोई इच्छा नहीं है काम करने की, जिनके पास काम करने की इच्छाएं नहीं है। पहले वो लोग होते हैं जो लोग काम करने की इच्छा रखते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो काम करने की इच्छा नहीं रखते। यानी कि पहली कैटेगरी उन लोगों की जो काम करना चाहते हैं, और दूसरी कैटेगरी उन लोगों की जो काम करना नहीं चाहते। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे एक 50 साल का इंसान है जो काम करना चाहता है क्योंकि उसको काम चाहिए, उसको पैसे कमाने हैं, उसको अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे सपने देखने हैं, उन सपनों को साकार करना है। सिंपल जी। तो वो इस कैटेगरी में बिलोंग करता है। एक 70 साल का इंसान है जो कि वो चाहता नहीं, क्योंकि वो चाहता है, उसने अपनी पूरी जिंदगी काम किया है, वो चाहता है कि मैं काम नहीं करना चाह रहा, मेरे को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, मैं बेरोजगार घूम लूंगा, मैं भीख मांग के काम चला लूंगा। सिंपल जी। तो उसको इस कैटेगरी में डाला जाता है जहां पे लोगों की इच्छा काम करने की नहीं होती। सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, आपने नोटिस किया होगा वो लोग जो काम करने की इच्छा नहीं रखते उनको क्या बोलेंगे? कुछ आइडिया है आपको क्या बोला जाता है उनको? नहीं जी, उनको कुछ नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि उनको कुछ बोलते तो वो बुरा मान जाते हैं। समझे? वहीं पे वो लोग जो काम करने की इच्छा रखते हैं, जो काम करना चाहते हैं, एक फिक्स वेज रेट पे, एक फिक्स टाइम पीरियड के दौरान जो लोग काम करने की इच्छा रखते हैं,
इनको बोला जाता है लेबर सप्लाई। क्या बोलते हैं? लेबर सप्लाई। तो लेबर सप्लाई क्या होता है? तीन चीजें याद रखना। एक फिक्स वेज रेट पे एक फिक्स टाइम पीरियड के दौरान जो लोग काम करने की इच्छा रखते हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, उसको क्या कहते हैं? लेबर सप्लाई। मैं बता रहा हूं, ये जो लेबर सप्लाई है, कहीं और पे गूगल पे जाओगे ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल पड़ेगा, आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगा, समझे जी? तो इसलिए इजी वे में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। बाकी डेफिनेशन आप कहीं से भी ढूंढ सकते हो, चाहे तो यही वाले लिख सकते हो, समझे? तो लेबर सप्लाई क्या होता है? लेबर सप्लाई एक फिक्स वेज रेट के अंदर, एक फिक्स्ड कंट्री के अंदर, एक फिक्स टाइम पीरियड के दौरान जितने भी लोग काम करने की इच्छा रखते हैं, जितने भी लोग काम करना चाहते हैं, वो सारे लोग क्या कहलाएंगे? वो कहलाते हैं लेबर सप्लाई, समझे? और जो लोग काम करना नहीं चाहते उसको क्या बोलेंगे? उसको हम कुछ नहीं बोलते, समझे? उसको कुछ नहीं बोलते, वरना वो बुरा मान जाएंगे। आगे चलते हैं फिर से। जो लोग काम करना चाहते हैं वो लोग दो तरह के होते हैं। पहले वो लोग, देखो, काम करने को तो बहुत सारे लोग चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक देश है, एक देश में 5 तरह के लोग हैं। कितने तरह के लोग हैं? 5 तरह के, समझे जी? ये मान लेते हैं मेरे पिताजी, ठीक है जी, ये मान लेते हैं मेरी माता जी, ये मान लेते हैं मेरी सिस्टर, ये मान लेते हैं मैं, और ये हो गया मेरा भाई। तो देश में बहुत सारे लोग हैं, सिंपल जी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, मेरे पिताजी जो है वो बाहर कहीं पे जॉब जाते हैं, काम पे करते हैं, तो फिर वहां पे पैसे कमाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरी मम्मी एक हाउस वाइफ है, तो फिर वो घर पे ही काम करती है, घर पे ही काम संभालती है, तो वो अर्निंग तो नहीं करती, लेकिन हाँ सबसे इंपॉर्टेंट काम वही करती है फिलहाल। तो मेरी सिस्टर अभी छोटी है, पढ़ाई लिखाई करती है, तो ज्यादा पैसे नहीं कमाती। मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा लेता हूँ, तो वहां से पैसे कमा लेता हूँ, ट्यूशन पढ़ा लेता हूँ, वहां से पैसे कमा लेता हूँ। मेरा भाई बड़ा एक बिजनेसमैन है, जहां पे वो 10,000 50,000 रुपए महीने का कमा लेता है, कोई दिक्कत तो नहीं, बात अच्छी, बहुत ही बढ़िया बात है। आगे चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सुनिए, तो अगर मैं बोलूं कि हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन का मतलब होता है एक फिक्स वेज रेट पे कितने लोग काम करने के लिए तैयार हैं। जैसे कोई बंदा आया, वो बोलता है मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा, आपको क्या बोलते हैं, एक पेज लिखना है ऐसे, तो हमारे घर में सबके सब तैयार हो जाएंगे ये काम करने के लिए। तो बस हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी हो गई है? 5। कोई दिक्कत तो नहीं, 5 पॉपुलेशन, समझ में? बढ़िया। अच्छा, अब इनमें से कुछ लोग होंगे ऐसे जो काम करना चाहते हैं, जो काम करना नहीं चाहते। जैसे आपके घर में कुछ लोग होंगे ऐसे जो बोलेंगे मेरे को काम ही नहीं करना है, समझे? चाहे आप कितना भी पैसा दे दो, मेरे को ये काम नहीं करना। कुछ लोगों के रूल्स एंड रेगुलेशन है कि जैसे आप देखते होंगे कहीं पे कि भाई मेरे को बुरा काम नहीं करना है, मेरे को ऐसे ऐसे काम नहीं करने हैं, मैं जुआ नहीं खेलूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। तो वो लोग अलग हटा दो। वो लोग जो काम करना चाहते हैं केवल उनको इंक्लूड करते हैं किसमें? लेबर सप्लाई में। अब जो ऐसे लिखने वाला काम आया था, हमारे घर में कितने लोग ऐसे हैं जो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं? तो हमारे घर में सारे के सारे लोग हैं जो काम करने के लिए तैयार है, ऐसे लिखना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं नेताजी के ऊपर ऐसे लिखना है किसी, कोई एक बंदा कहता है कि मैं उस नेताजी के ऊपर ऐसे नहीं लिखता क्योंकि क्या बोलते हैं, बस ऐसे ही उसका पर्सनल मैटर है भाई, सिंपल जी। तो वो यहाँ पे इस कैटेगरी में बिलोंग करता है, वो लेबर सप्लाई में नहीं आएगा। बाकी लोग जो काम करना चाहते हैं, जो उस नेताजी के ऊपर ऐसे लिखना चाहते हैं, वो क्या बन जाएंगे? लेबर सप्लाई। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। पॉपुलेशन 5 है, काम करने को पांचों काम कर सकते हैं, लेकिन एक ने मना कर दिया मैं काम करना नहीं चाहता, तो वो उसको पॉपुलेशन में तो इंक्लूड करेंगे लेकिन लेबर सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है काम करने की। काम कर सकता है लेकिन इच्छा नहीं है उसकी। लेकिन वहीं पे बाकी जो 4 हैं जो काम करने की इच्छा भी रखते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम? लेबर सप्लाई। इतना समझ आ गया? बहुत अच्छी बात है। फिलहाल आगे चलते हैं, सिंपल। अब हमारे देश में ऐसे लिखने वाले कितने थे? हमारे घर में ऐसे लिखने वाले 5 थे, तो ये पांचों के पांचों क्या बन जाते हैं? लेबर सप्लाई। अब इन लेबर सप्लाई में से, यानी कि जो लोग काम करना चाहते हैं, इनमें से 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो काम करने के लिए एबल हैं, एबल मतलब कुशल हैं, जो काम कर सकते हैं, समझे? दूसरे वो जो काम करने के लिए एबल नहीं है, जो वो काम करने के लिए एबल नहीं है, समझे? जैसे कि गवर्नमेंट ने बोल रखा है 18 साल से जो छोटे लोग हैं उनसे काम कराना गैर कानूनी माना जाता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, उनसे काम नहीं करवाया जाएगा, सीधी बात। तो हम ये मानते हैं कि वो जो 18 साल से छोटे लोग हैं उनसे कोई भी मतलब लेबर वर्क नहीं करवाया जा सकता, तो वो काम करने के लिए एबल नहीं है, सिंपल। लेकिन फिर भी इन पांचों में से किसी से भी बोला जाए भाई ये काम करना है, लेबर वर्क है, और आपको क्या बोलते हैं 10,000 रुपए दिहाड़ी मिलेगी, तो सबके सब तैयार हो गए थे। तो ये पॉपुलेशन में तो आएंगे, लेबर सप्लाई में भी आएंगे, लेकिन क्या एबल में आएंगे? नहीं। ये पांचों लोग लेबल काम करने के लिए एबल है ऐसा मैं नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि इसमें से जो मेरी सिस्टर थी वो भी पढ़ाई लिखाई कर रही है, वो 18 साल से छोटी है, तो इसलिए गवर्नमेंट के हिसाब से 18 साल से जो भी छोटे लोग होते हैं वो काम करने के लिए एबल नहीं है। 18 साल से छोटे ही नहीं, जो भी 60 साल से बड़े लोग होते हैं वो भी काम करने के लिए एबल नहीं होते। इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों कैटेगरी के लोग, 18 साल से छोटे और 60 साल से बड़े लोग, काम करने के लिए एबल नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे आएंगे, इस कैटेगरी में बिलोंग करेंगे। तो कौन से लोग हैं जो काम करने के लिए एबल होते हैं? जो 18 साल से बड़े हों
और 60 साल से छोटे हो, उसको बोला जाता है क्या, कि वो काम करने के लिए एबल है। अच्छा, जो काम करने के एबल नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, उनको जी कुछ नहीं बोलते वरना वो बुरा मान जाएंगे। और जो काम करने के लिए एबल है उनको क्या बोलेंगे, इनको बोला जाता है लेबर फोर्स। क्या बोलते हैं, लेबर फोर्स। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं श्रम बल। कोई दिक्कत तो नहीं, इसको बोलते हैं लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स क्या कहलाता है, लेबर फोर्स एक फिक्स वेज रेट पे एक फिक्स टाइम पीरियड के दौरान जितने भी लोग काम करने की इच्छा रखते हैं तथा काम करने के लिए एबल है, कुशल है, उनको क्या बोलते हैं हम, लेबर फोर्स। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको अभी समझाया लेबर सप्लाई क्या होता है और लेबर फोर्स क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम्स में आया भी है। तो एक छोटा सा डिफरेंस कर लेते हैं साथ ही साथ में, लगे हाथ, क्या कि लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स, इनमें डिफरेंस क्या है, सिंपल। अब ये लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स में डिफरेंस क्या है, छोटा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं बस। तो लेबर सप्लाई क्या होती है, अगर वो बताना पड़े तो क्या हुआ, एक फिक्स्ड वेज रेट पर एक फिक्स्ड टाइम पीरियड पे जो भी लोग काम करने की इच्छा रखते हैं, दोज हु वांट्स टू डू वर्क इज नोन एज लेबर सप्लाई। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेबर फोर्स क्या होता है, यहां पे जो लोग काम करने की इच्छा रखते हैं, यहां तक तो लिखना ही है प्लस में, और वो लोग काम करने के लिए एबल भी हो, एंड ऑल्सो एबल टू डू दैट काइंड ऑफ वर्क, या फिर किसी भी तरह का काम, समझे। तो उनको क्या बोलेंगे हम, लेबर फोर्स। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया। ये डेफिनेशन का पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या लिखोगे, दूसरा डिफरेंस ये तो डेफिनेशन थी जो आपने बनाई है। अब उसके बाद यहां पे बोलना है, यहां पे जो एबल नहीं होते काम करने के लिए उनको इंक्लूड नहीं करते, समझे। और यहां पे जो काम कर सॉरी उल्टा बोल दिया, यहां पे इंक्लूड करते हैं अनेबल लोगों को। इट इंक्लूड्स द वर्कर who is unable to do work। जो भी लोग काम करने के लिए अनेबल होते हैं, यहां पे उनको भी शामिल करते हैं। लेबर सप्लाई में एबल हो चाहे अनेबल हो, दोनों को शामिल किया जाता है। क्यों, क्योंकि दोनों ही लोग काम करना चाहते हैं। हमको बस खाली वो लोग चाहिए जो काम करना चाहते हैं, चाहे वो एबल हो चाहे ना एबल हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। किसमें, लेबर सप्लाई में। लेकिन लेबर फोर्स के अंदर केवल किसको इंक्लूड किया जाता है, जो लोग काम करने के लिए एबल होते हैं। जो लोग काम करने के लिए एबल नहीं है उनको इंक्लूड नहीं करते, तो यहां पे इंक्लूड नहीं करेंगे इनको। सिंपल इतना, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था। चलिए जी आगे चलते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या होगा, तीसरा डिफरेंस बनता है आपके लिए फॉर्मूले का। फॉर्मूले क्या फॉर्मूला बनेगा जी, तो लेबर सप्लाई का फॉर्मूला देखिए। अगर मेरे को लेबर सप्लाई निकालना हो, तो लेबर सप्लाई कैसे निकलता है, बहुत इजी है लेबर सप्लाई निकालना। लेबर सप्लाई कैसे निकलेगा, वो लोग जो काम करने के लिए एबल हैं और जो लोग काम करने के लिए एबल नहीं है, बस उन दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। सिंपल ना। जो लोग काम करने के लिए एबल होते हैं, मैं उसको क्या बोलता हूं, लेबर फोर्स। तो लेबर सप्लाई का फॉर्मूला क्या बन गया, लेबर फोर्स प्लस में अनेबल वर्कर। सिंपल इतना, लेबर फोर्स प्लस में अनेबल वर्कर। और वहीं पे उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लेबर फोर्स का। तो लेबर फोर्स यहाँ पे प्लस का है, इससे जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सॉरी उल्टा, यहाँ पे अनेबल वर्कर प्लस में इधर आके क्या हो जाएंगे, माइनस। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे लेबर फोर्स का फॉर्मूला बन गया लेबर सप्लाई माइनस में अनेबल। यानी कि जो भी लेबर सप्लाई थी, जो भी लोग काम करने के लिए इच्छा रखते हैं, जैसे हमारे घर में काम करने के लिए इच्छा कितने लोग रखते हैं, 5, जिनमें से एक बस काम करने के लिए एबल नहीं है, बाकी 4 लोग तो काम करने के लिए एबल है ना। हाँ जी, तो अगर मेरे को ये निकालना है लेबर कितने लोग एबल हैं वो निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, 5 में से अनेबल लोगों को घटा दूंगा। सिंपल, 5 में से अनेबल लोगों को घटा दिया जाएगा। कोई डाउट्स, कोई दिक्कत नहीं, पक्का समझ में आ गया। जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, मैं इसको मिटाने वाला हूँ, रब करने वाला हूँ। तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, चलिए नोट कर लेना भाई फटाफट। हाँ भाई शुक्र है, तो चालू करते हैं। अब बात आती है वो लोग जो काम करने के लिए एबल हैं। ये भी 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, जो काम करने के लिए एबल हैं। इसके बाद आते हैं 2 कैटेगरी लोग। जो लोग काम करने के लिए एबल होते हैं उनमें से 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जिनको ऑलरेडी काम मिला हुआ है, जो लोग काम कर रहे हैं, समझे, जो लोग जॉब पे लगे हुए। दूसरे वो लोग जिनको काम नहीं मिला हुआ, जिनको जो जॉब पे नहीं लगे हुए, समझे।
जो लोग काम जिनको मिला हुआ है, जो लोग जॉब पे लगे हुए, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं लेबर, लेबर नहीं, इनको बोलते हैं वर्क फोर्स, इसको बोलते हैं कार्यबल, वर्कफोर्स। या फिर वो लोग जो लोग काम जो चाहते हैं, दूसरा काम उनको मिला हुआ है और वो काम करने के लिए एबल भी हैं, ये तीनों क्वालिटीज जिनके अंदर मिलती है, उनका दूसरा नाम क्या है? उनका दूसरा नाम है एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड मतलब रोजगार, जिनको काम मिला हुआ है, रोजगार, सिंपल। और वो लोग जो काम जिनको नहीं मिला हुआ, काम करने के लिए एबल हैं, काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिला हुआ, उनको बोलते हैं अनएम्प्लॉयड, इनको बोलते हैं बेरोजगार। कोई डाउट्स? कोई दिक्कत नहीं? समझिए, केवल इन्हीं लोगों को, किन लोगों को? बेरोजगार किसको बोलते हैं? बेरोजगार उन लोगों को बोलते हैं जो काम जिनको नहीं मिला हुआ लेकिन उनके पास काम करने के लिए एबिलिटी है और उनके पास काम करने के लिए इच्छा है। अनएम्प्लॉयड लोग, बेरोजगार लोग केवल किसको बोलते हैं? जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लिए एबल हैं लेकिन उनको काम नहीं मिला हुआ, समझे? केवल उनको बोलते हैं अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार। आप जिनके पास काम नहीं है, जो काम ही नहीं करना चाहते, समझे? जो लोग काम करना नहीं चाहते, आप उनको बेरोजगार नहीं बोल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे दादाजी, ठीक है जी, उन्होंने पूरी जिंदगी काम किया, बहुत मेहनत से काम किया, लेकिन अब उनकी उम्र हो चुकी है 105 साल। क्या मैं उनसे इस उम्र में भी उनसे बोलूंगा दादाजी काम करना चालू कर दो? उनको बोलूंगा बेरोजगार कहीं, को काम नहीं करते, समझे? 105 साल हो चुके, पूरी जिंदगी काम करने के बाद इतने बुढ़े हो चुके हैं वो, तो अब वहां पे मैं उनसे काम नहीं करवाऊंगा, उसको बेरोजगार नहीं बोलते, क्योंकि पूरी जिंदगी जब तक उनके पास एबिलिटी थी काम करने की, उन्होंने किया। सिंपल जी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो उसको क्या बोलेंगे भाई कि वो काम करना नहीं चाहते, बस खाली ये काम है, उनको अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते। दूसरा, वो बच्चा जो 5 साल का है, अभी 5 साल का है, उसको ठीक से बोलना भी नहीं आता, ठीक है जी, उसको चलने में दिक्कत होती है, अभी फिलहाल दौड़ना भागी करने में, उछल कूद करने में दिक्कत होती है, वो सीख ही रहा है अभी तक छोटी छोटी चीजें। क्या मैं उनको बोल सकता हूँ बेरोजगार कहीं का, कोई काम धंधा करता नहीं है, वो हंस रहा बैठ के? ऐसा नहीं भाई, उसको मैं नहीं बोल सकता बेरोजगार, समझे? क्यों? क्योंकि उसके पास किसी तरह की एबिलिटी नहीं है काम करने की, तो उनको बेरोजगार नहीं बोल सकते। तो बेरोजगार केवल किसको बोलते हैं? जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग काम करने के लिए एबल हैं, बस उनको काम ना मिले, समझे? काम करना चाहते हो आप, लेकिन आप एबल भी हो काम करने के लिए, तब भी आपको काम नहीं मिल रहा, तभी केवल आपको क्या बोला जाएगा? बेरोजगार। वरना आप क्या इन कैटेगरी में फॉल्स करोगे जिनको कुछ नहीं बोलते हम। कोई डाउट्स? आसान है, बहुत अच्छी बात है। कह रहा भैया हमको कुछ नहीं बोलेंगे? हाँ भाई, तुम अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो इसलिए तुमको कुछ नहीं बोलेंगे। जब आप पढ़ाई लिखाई करके बाहर निकलोगे, काम मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, काम नहीं मिला तो बेरोजगार। आगे चलूं? फिलहाल अब टॉपिक आता है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। वो क्या होता है कि ये तो मैंने बता दिया इन दोनों में डिफरेंस। अब बात आती है लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में डिफरेंस क्या है। कई बार एग्जाम्स में ये पूछा जाएगा, तो लेबर फोर्स और वर्क फोर्स क्या होता है? लेबर फोर्स क्या भला है? लेबर फोर्स सीधी सी बात, वही डेफिनेशन, एक फिक्स वेज रेट पे एक फिक्स टाइम पीरियड के दौरान वो लोग जो काम करना चाहते हैं प्लस काम करने के लिए एबल भी हैं, उनको क्या बोला जाता है? लेबर फोर्स। वर्क फोर्स क्या होता है? वर्क फोर्स में जो लोग काम करना चाहते हैं प्लस में क्या लिख दिया, वो लोग जो काम करना चाहते हैं प्लस में काम करने के लिए एबल भी हैं, प्लस में उनको काम भी मिला हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? वर्क फोर्स। इतना समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? ये तो डेफिनेशन हो गई। पहले डेफिनेशन के बाद दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या? यहां पे हम इन वो लोगों को जो लोग काम कर, अभी काम जिनको नहीं मिला हुआ, उसको इंक्लूड नहीं करते। किस में इंक्लूड नहीं करते? लेबर फोर्स के अंदर। तो यहां पे अनएम्प्लॉयड, उल्टा बोल दिया शायद, दोबारा सुनो मैं क्या बोलना रहा हूं। लेबर फोर्स के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे उनको काम मिला हुआ हो चाहे ना मिला हुआ हो, बस वो काम करने के एबल हैं, उनको काउंट किया जाएगा। यानी कि चाहे उनको काम मिले चाहे ना मिले, दोनों को इंक्लूड करते हैं। यानी कि लेबर सप्लाई अगर निकालनी हो, लेबर फोर्स अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा? जो लोग काम कर रहे हैं चाहे वो काम नहीं कर रहे, उन दोनों को जोड़ो, बस निकाल लो, बस वो काम करने के लिए एबल होने चाहिए, समझे? हाँ जी। तो यहां पे अनएम्प्लॉयड जो होता है वो इंक्लूड होता है, इट इंक्लूड्स, ठीक है जी, अनएम्प्लॉयड, लेकिन इट डज नॉट इंक्लूड अनएम्प्लॉयड। यहाँ पे बेरोजगार को शामिल नहीं किया जाता, यहाँ पे केवल उन लोगों को शामिल किया जाता है जिनको काम मिला हुआ है, समझे जी? आगे चलते हैं। लेबर सप्लाई का फॉर्मूला, लेबर सप्लाई बोल रहा हूं बार-बार, लेबर फोर्स का फॉर्मूला। लेबर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? कैसे निकलता है लेबर फोर्स? सिंपल सा है, लेबर फोर्स निकालने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग काम नहीं कर रहे, दोनों को जोड़ो,
जो लोग काम कर रहे हैं उनको बोलते हैं एम्प्लॉयड, या फिर दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं, वर्कफोर्स, प्लस में अनएम्प्लॉयड। और जो लोग काम मतलब लेबर फोर्स, क्या बोल रहा हूं, वर्कफोर्स में किसको इंक्लूड करते हैं, वर्कफोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बहुत सिंपल है, वर्कफोर्स का फॉर्मूला निकालना है तो अनएम्प्लॉयड यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का। तो वर्कफोर्स या फिर आप बोल सकते हो एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या बनेगा, एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बनता है लेबर फोर्स माइनस में अनएम्प्लॉयड। कोई डाउट्स, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत इजी है, मेरे को लगता है जितना मैंने समझाया बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। बाकी अगर आपको फिर भी डाउट्स रह गए हैं तो नीचे कमेंट करके बता देना, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स क्लियर करने की। फिलहाल जिसको समझा गया बहुत अच्छी बात है। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है आपका इंट्रोडक्शन। मैंने आपको समझा दिया लेबर सप्लाई क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया लेबर फोर्स क्या होता है, वर्क फोर्स क्या होता है, अनएम्प्लॉयड क्या होता है। थोड़ा सा और बता दूं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयड, अगर आपसे बोले अनएम्प्लॉयड बताओ क्या होता है, तो बता देना सीधी बात, वो लोग जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लिए एबल है लेकिन उनको काम नहीं मिला हुआ, सिंपल। और अगर कोई अनएम्प्लॉयड का फॉर्मूला पूछे तो अनएम्प्लॉयड का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसी से बन जाएगा या फिर इससे बना लो। यहाँ पे वर्क फोर्स प्लस का, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी कि लेबर फोर्स माइनस में वर्क फोर्स इज नोन एज अनएम्प्लॉयड। सिंपल इतना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है जिसको बोलते हैं हम रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन क्या होता है, इसको बोलते हैं भागीदारी की दर। कितने जो वर्कर हैं वो काम करने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि जीडीपी को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। कितने जो वर्कर हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हुए हैं, कितने वर्कर जो हैं वो काम कर रहे हैं एक्चुअली में, समझे, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। और ये कैसे निकलता है रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, बहुत सिंपल है, ऊपर लिखना है लेबर फोर्स अपॉन में पॉपुलेशन मल्टीप्लाई में 100। इससे कैलकुलेट होकर आ जाएगा आपका रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। कोई डाउट्स, तो दिक्कत नहीं, पक्का। अच्छा, इसके बाद एक वर्कर पॉपुलेशन रेशियो होता है, वो बहुत सिंपल है, आपको ऊपर लिखना पड़ेगा वर्कफोर्स, नीचे लिखना पड़ेगा पॉपुलेशन मल्टीप्लाई में 100, खत्म कर दोगे आप, सिंपल जी। चलिए, तो यहाँ पे खत्म होता है आपका फिलहाल पहला पॉइंट जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ, अब एक थ्योरी वाला कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स, बेरोजगारी के प्रकार। यहाँ पे जो मैंने बेरोजगार बताया, बेरोजगार क्या होता है, अब इनके टाइप्स जानना जरूरी है कि कितने तरह के बेरोजगार होते हैं, समझे। तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लेना, फिर हम आगे चलेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे। सिंपल जी, फटाफट नोट कर लो भाई। अब टॉपिक का नाम आता है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोजगारी के प्रकार। अब बेरोजगारी कितने तरह की होती है वो बस खाली मैं बताते जाऊंगा और आप समझते जाना बेरोजगारी क्या होती है। ये ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आता, हाँ अगर आ गया 6वें नंबर में तो आप लिख पाओगे। इनमें मैं बताऊंगा 10 के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स। अब उसमें से जितने भी आपको याद रहे पेपर तक तो वो कर आना, ठीक है जी। तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे पहला इजी बताता हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सुनिए, सबसे पहला होता है रूरल अनएम्प्लॉयड। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, वो लोग जो रूरल एरियाज में रहते हैं यानी गांव देहात के एरियाज में रहते हैं और फिर भी बेरोजगार हैं, उनको काम धंधा नहीं मिल रहा, उसको बोलते हैं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं और फिर भी क्या बोलते हैं उनके पास वर्क नहीं है, काम नहीं है करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, गांव में रहने वाले लोगों को जो उनके पास काम नहीं है उनको क्या बोलेंगे, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। साथ ही में आता है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन मतलब होता है शहर के अंदर, तो शहरी बेरोजगारी, तो शहर के अंदर जो भी लोग रहते हैं प्लस में उनके पास वर्क ना हो तो उनको क्या बोलते हैं जी, अर्बन अनएम्प्लॉयड। सिंपल जी। चलिए, इसके बाद आता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, जो लोग पढ़े लिखे हैं यानी कि शिक्षित जो हैं और फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। सिंपल। तीसरा अनएजुकेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट कह रहा भैया एजुकेटेड नहीं होता, एजुकेटेड होता है। ठीक है भाई, अंग्रेजी इंसान। हाँ जी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी अशिक्षित हैं, जिनके पास पढ़ाई लिखाई का उतना ज्ञान नहीं है और फिर भी उनको कोई काम नहीं मिल रहा। देखो, पढ़ाई लिखाई का ज्ञान नहीं है और उनको काम ना मिले, जरूरी थोड़ा कि काम सबको मिल जाता है।
तो पढ़ाई लिखाई का अगर ज्ञान नहीं है तो वो लेबर वर्क कर सकते हैं। तो लेबर वर्क भी अगर किसी को नहीं मिल रहा तो वो होता है अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तब इन टर्म्स का काम आता है कि वो पढ़े लिखे लोगों के लिए पहले रोजगार काम ढूंढे या फिर काम धंधे ढूंढे या फिर अनपढ़ों के लिए काम धंधे ढूंढे, इस तरीके से काम करते हैं। क्योंकि देखो जो भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अगर मान लो गवर्नमेंट ने ढूंढी, यानी कि पढ़े लिखों को गवर्नमेंट अगर रोजगार देने के लिए कोई पॉलिसीज निकाल रही है, काम निकाल रही है, तो वहां पे अनएजुकेटेड लोग जो होंगे वो बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे, यानी वो बेरोजगार ही रहेंगे। यानी अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली पढ़े लिखों के लिए तो खाली पढ़े लिखे लोग भर पाएंगे, या फिर गवर्नमेंट अगर ऐसा कर सकती है दोनों को जॉब प्रोवाइड करने के लिए एक पॉलिसी निकाले जिससे मतलब एजुकेटेड भी और एजुकेटेड भी दोनों ही भर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है पुलिस की भर्ती जो होती है उसमें पढ़े लिखे अनपढ़ लोग दोनों ही भर सकते हैं। कौन सी कांस्टेबल की निकलती है कि आप जिसमें ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है वगैरह, भैया भर के देखो कितना कंपटीशन होता है, कितना पढ़ना पड़ता है, मेरे को पता है। लेकिन जो स्टार्टिंग में निकाली गई थी वो ऐसी निकाली गई थी कि कोई भी बंदा 10वीं की मार्कशीट लेके आ जाओ और आराम से आप कर सकते हो। फिलहाल जो अनपढ़ है उनको अगर जॉब नहीं मिल रही तो उसे बोलते हैं अशिक्षित बेरोजगारी। आगे चलते हैं। इसके अलावा बेरोजगारी होती है डिसगाइज्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है छिपी बेरोजगारी, यानी जो लोग बेरोजगार तो हैं लेकिन वो अभी भी छिपे हुए हैं, वो दिखाई ही नहीं रहे कि मैं बेरोजगार हूं। जैसे हम लोग तो खुला बोल देते हैं कि हम बेरोजगार हैं, हमारे पास काम धंधा है ही नहीं जी, गवर्नमेंट हमको काम धंधा दे दो तो हम पैसा वैसा थोड़ा कमाना चालू करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास काम धंधा सच में नहीं है लेकिन वो छिपे हुए हैं, वो दिखाते हैं जी हमारे पास बहुत काम धंधा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझिए एक खेत है जिसमें क्या बोलते हैं एक पति पत्नी थे जो पूरे खेत में खेती वेती करते थे, अनाज बोते थे और प्रोडक्शन लेके आते थे। तो इनका उत्पादन जो होता था वो होता था 100 किलो का। अनाज कितना आता था? 100 किलो। सिंपल। अब इनके मान लेते हैं 10 बालक हो चुके हैं। अब ये जो 10 बालक हैं ये भी इन्हीं के साथ हेल्प करने के लिए खेत में ही काम करते हैं, कोई जुताई का, सिंचाई का, मार्केट में जो सामान है उसको बेच के आने का, क्योंकि ये बुढ़े हो चुके हैं माँ बाप, तो ये 10 बालक भी इनकी हेल्प करते हैं। अब हमने पूछा कि पहले जो तो तुम 2 थे तब भी 100 किलो अनाज उगाते थे, अब ये 10 बालक तुम्हारे इसी खेत में काम में लग गए हैं तभी भी 100 किलो अनाज आ रहा है। तो एक काम करो आप 2 की जगह मान लो 4 रख लो, बाकी जो 6 बंदे हैं उनको बाहर भेज दो कि वो बाहर से पैसा कमा के लाके अपने घर के अंदर दे सकते हैं, जिससे इनकम बढ़ेगी, देश की जीडीपी बढ़ेगी। तो क्या बोलते हैं बाप दादा कहने लगे जी हमारे पास जमीन है, हमारे पास खेती है, इतना अनाज हमारे पास आता है, बैठे बैठे हमारे बालक खा सकते हैं। और जी हमारे बालक फ्री नहीं है, मतलब ऐसे वेले नहीं है, वो खेती में लगे हुए हैं जी। इस पहले जो थे ना वो हम बाहर वालों से लेबर लाके फिर उनसे काम करवा लिया करते थे, अब घर लेबर नहीं लाने पड़ते, अब घर के मजदूर लग जाते हैं। ऐसे ऐसे बहाना देके उन्होंने बोला जी हमारे बालक अभी फ्री नहीं है, अभी काम करने की जरूरत नहीं है, उन्हें खेत में बहुत पैसा आ रहा है। समझे जी? तो अब ये देखो खुद यहाँ पे 10 बालक मान लो 4 बालक लगा भी देते तो 6 बालक जो है ना वो फ्री में वहां पे लगे हुए हैं। वो एक तरीके से अगर वो ना भी होते तब भी उतना ही आउटपुट आता, और अब वहां पे लगे हुए हैं तब भी वो उतना ही आउटपुट आ रहा है, यानी जीडीपी तो नहीं बढ़ रही, इनकम तो नहीं बढ़ रही ना। तो इस तरह के ये जो 6 बंदे हैं ना इनको क्या बोला जाएगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी बेरोजगार। समझ में आ गया? चलिए जी आगे चलते हैं। भाई देखो जो वर्ड मेरे को लगता है कि ऐसे ऐसा मुश्किल है आपको समझ में नहीं आएगा वो मैं समझा देता हूँ, बाकी ये छोटे छोटे सिंपल है, ये तो आप खुद समझ सकते हो ना अपने आप। चलो इसके बाद चलते हैं आगे। अगला आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इसका मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं आधारिक संरचना बेरोजगार, संरचनात्मक बेरोजगार। यानी कि जब भी क्या होता है कंपनी में या फिर इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज्यादा बदलाव आने लग जाते हैं और उन बदलावों के कारण जो लोग हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं, उनको बोलते हैं संरचनात्मक या फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा था जो कि क्या बोलते हैं पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे ना, उनको ठीक करने का काम करता था, यानी कि मैकेनिक था किनका? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का। अब धीरे धीरे इंडस्ट्री चेंज हो रही थी, कलर टीवी आ रहे थे, एलसीडी एलईडी आ रही थी, तो हमने बोला जी आप भी थोड़ा अडॉप्ट करो और क्या बोलते हैं नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए टीवी जो है उनको ठीक करना सीखो। लेकिन इन्होंने अडॉप्ट किया ही नहीं, ये कह रहे हैं नहीं जी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आता है, मैं उसी में खुश हूँ, मेरे पास बतेरा पैसा आ रहा है इससे। लेकिन अब चल के देखो क्या हो गया, अब क्या बोलते हैं एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी, ये सब चीजें आ गई हैं, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कोई देखता नहीं है। तो स्ट्रक्चरल में चेंज होने की वजह से जो स्ट्रक्चर था पूरा टीवी इंडस्ट्रीज का, उनमें चेंज होने की वजह से कुछ लोग क्या हो गए? बेरोजगार। और इस तरह की बेरोजगारी को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। आगे चलते हैं। शुक्र। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बाद आता है भाई फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की तरह ही है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, थोड़ा सा परिवर्तन है।
जैसे कई बार क्या होता है, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, कहीं पे काम कर रहे हो, अब मकान मालिक को या फिर जो कंपनी का मालिक है, एम्प्लॉयर जो है, उसको कोई चेंजेस करनी है, तो वो नहीं चाहता कि आप उस कंपनी में काम करो, आपको वो निकालना चाहता है। तो ऐसा तो नहीं है कि तुरंत ही आपको एक जॉब छोड़ने के बाद तुरंत ही आपको दूसरी जॉब मिल जाएगी, समझे? तो एक दो महीने के लिए तो आप बेरोजगार रहोगे। तो वो जो एक दो महीने के लिए आप बेरोजगार रहोगे ना, ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब तो मिलेगी आगे एक दो महीने बाद ही। तो वो जो एक टाइम पीरियड के लिए आप बेरोजगार रहे, छोटे समय के लिए बेरोजगार रहे, क्यों रहे वो बेरोजगार? क्योंकि आपको एक जॉब छोड़नी पड़ी दूसरी जॉब को पकड़ने के लिए। तो बस इस तरह की, क्योंकि आप यहाँ पे फ्रिक्शन कर रहे हो, एक जगह से आप दूसरी जगह पे जा रहे हो, घर्षण कर रहे हो, तो इस वजह से आपको क्या होना पड़ा, थोड़ी देर के लिए बेरोजगार। इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, समझे जी? जैसे मैं दिल्ली में जॉब करता था, मेरी बैंगलोर में जॉब लग गई, अब मेरे को दिल्ली से बैंगलोर शिफ्ट करा जा रहा है, मेरी कंपनी वहां पे बुला रही है मेरे को, तो यहाँ से शिफ्ट करने में मेरे को एक डेढ़ महीना लगेगा। अब वो जो शिफ्टिंग का जो मेरा एक डेढ़ महीने का टाइम बर्बाद होगा, उसके मेरे को सैलरी थोड़ी ना देगा कोई। वो जो एक डेढ़ महीने की सैलरी आती है या फिर जो एक दो महीने की बेरोजगारी होती है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड। सिंपल जी, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। इसके बाद आती है बात किसकी, बेरोजगारी को, कौन सी? अगला होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, कई बार लोग मौसम के हिसाब से बेरोजगार हो जाते हैं। कह रहा मौसम के हिसाब से बेरोजगार हो रहे हैं? हाँ जी, मौसम के हिसाब से। जैसे गर्मियों के मौसम के अंदर जो स्वेटर बनाने वाली कंपनियां होती हैं वो बेरोजगार हो जाती हैं, या फिर जो ठंडियों के मौसम के अंदर आइसक्रीम बेचने वाले होते हैं लोग, वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो जो मौसम के हिसाब से काम करते हैं लोग, व्यापारी, वो लोग क्या हो जाते हैं वहां पे, बेरोजगार। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं इसको। सिंपल जी। उसके बाद आता है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको बोलते हैं चिरकालीन बेरोजगार। जो भी लोग छोटे समय के लिए, छोटे टाइम पीरियड के लिए बेरोजगार हो जाते हैं, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। और इसी जैसा है आता है बिल्कुल एक, उसको बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। ऑक्यूपेशनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, कोई ओकेजन आ जाता है, ऑक्यूपेशनल बोल रहा हूं, ओकेजनल आता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑक्यूपेशनल नहीं है, ओकेजनल है। ओकेजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कई बार क्या होता है, लोग कुछ ऐसे ओकेजन आ जाते हैं जिसकी वजह से लोग क्या हो जाते हैं, बेरोजगार होते हैं, उसको बोलते हैं ओकेजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कि वो हमेशा बेरोजगार नहीं है, कुछ ऐसे ओकेजन आ गए, जैसे कि ना पूरे टाइम पे मिस्त्रियों को काम मिला हुआ है, एकदम से बारिश का मौसम आ गया, तो फिर वो कुछ ओकेजन के उस पर बेरोजगार हो जाते हैं। वो कह रहे हैं वो तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में खाली मौसम देखा जाता है, लेकिन ओकेजनल में कुछ शादी ब्याह वाला कोई प्रोग्राम आ गया घर में, तो मैं पूरे टाइम आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, मेरे को जॉब मिली हुई है, लेकिन शादी ब्याह का टाइम आ गया तो उस टाइम पे मेरे को छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो कोई ओकेजन आ जाता है जिस टाइम पे मेरे को छुट्टी लेनी पड़ती है, उसको बोलते हैं ओकेजनल अनएम्प्लॉयमेंट, समझे? तो ये सब है अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स। इनमें से जितने भी आपको याद रहे उतने आप पेपर में लिख के आ सकते हो, जितने आपको आते हो, जितने आपको क्या लगेगा कि भाई हाँ मैं इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, उनको कर लेना तैयार। सिंपल जी, बढ़िया। उसके बाद अब चालू करते हैं भाई ISLM मॉडल, उसके बाद चालू करेंगे इंटरेक्शन बिटवीन AD एंड AS कर्व। सिंपल जी, चलिए सबसे पहले ISLM मॉडल तैयार करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार एग्जाम्स में आया भी है, तो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना, ठीक है, वरना जल्दी सब समझ में आना मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। अब बात आता है ISLM मॉडल की। अब देखो ISLM मॉडल कई बार आप कई जगह पे वीडियोस देख के आओगे या फिर प्लेलिस्ट कहीं पे चेकआउट करके आओगे, जल्दी से आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि या तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी होगी, वहां पे आपको 5-6 वीडियो देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको कुछ टॉपिक समझ में आएगा। मैं सिंपल वे में, क्योंकि मेरे को एक ही वीडियो के अंदर खत्म करना है सारी चीजें, ताकि आप पेपर में जल्दी क्लियर कर पाओ, तो मैं जितना शॉर्ट हो सकता होगा उतना शॉर्ट करके अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, चलिए तो फटाफट एक बार शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। सबसे पहले बात आती है मार्केट की। सुनिए, बेसिकली मार्केट जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है गुड्स मार्केट, जहां पे हम बेसिकली ये मान लो आप कि हम गुड्स का व्यापार करते हैं, जहां पे हम चलते हैं, सामान बेचते हैं, आलू टमाटर प्याज व्याज जहां पे आप लेते हो, वही मार्केट क्या कहलाती है, गुड्स मार्केट। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आलू टमाटर प्याज ही खरीदते हो वहां पे जाके मार्केट, मैं उस मार्केट की बात कर रहा हूँ जहां पे आप ईट रोड़ी बजरी ये सब लेके आते हो अपना मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। मैं उस मार्केट की बात कर रहा हूँ जहां पे आप शीशे वीशे लेके आते हो, कोई गैलरी वैलरी बनाने के लिए, छज्जे पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, कैबिन वैबिन बनाने के लिए लकड़ियां जहां से लेके आते हो, उस मार्केट की बात कर रहा हूँ। यानी जहां पे बेसिकली कोई भी आप सामान खरीद के लेके आते हो जहां से, उस मार्केट को बोलते हैं गुड्स मार्केट, समझे? दूसरी होती है मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होती है?
मनी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे केवल लेन देन, खरीद और बेच जो होती है वो केवल और केवल किसकी होती है? मनी की। यानी ऐसी मार्केट जहां पे मनी ही खरीदी जाती है और मनी ही बेची जाती है, इस तरह की मार्केट को क्या बोलते हैं? मनी, मतलब मनी मार्केट। सिंपल था, कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। मैंने नहीं बता रहा अभी आपको कि गुड्स मार्केट किसने दिया या फिर मनी मार्केट जो कंसेप्ट है किसने दिया, ISLM मॉडल लेके कौन आया था, ये सब आपके एग्जाम्स में आएगा भी नहीं। यूजीसी नेट करने जाओगे तब वहां पे एक एक नंबर में पूछेंगे। अभी एक नंबर के क्वेश्चन नहीं आते आपके एग्जाम्स में, अभी एग्जाम्स में आएंगे बड़े बड़े क्वेश्चन, तो उनमें फोकस करते हैं सीधा। तो जो मार्केट होती है वो दो तरह की होती है, पहली होती है गुड्स मार्केट और दूसरी क्या होती है? मनी मार्केट। जो गुड्स मार्केट होती है ना, ये आपको सिखाएगी IS कर्व कैसा होता है। क्या सिखाएगी आपको? IS कर्व कैसा होता है, समझे जी? और साथ ही में, हाँ ठीक है ठीक है, और ये जो मनी मार्केट होती है ये आपको सिखाती है LM कर्व कैसा होता है। कौन सा कर्व? LM कर्व कैसा होता है। सिंपल इतना, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे सिखाती है वो समझते हैं एक बार। जब अगर कभी आपने बचपन में पढ़ा हो तो मैंने समझाया होगा कि जो आई होता है ना, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म तक क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। इन्वेस्टमेंट में जल्दी से चेंज नहीं आता है, निवेश में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन ये सरासर झूठ है। लॉन्ग टर्म में हर एक चीज जो होती है वो क्या होता है? चेंजेबल होती है, या फिर जिसमें परिवर्तन हो सकता है वैसी होती है। तो इन्वेस्टमेंट में भी चेंज होता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट का चेंज है ना वो हर किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता या फिर प्राइस पे डिपेंड नहीं करता। जो इन्वेस्टमेंट का चेंज होता है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। यार भैया समझ में नहीं आया, थोड़ा ठीक से समझाओ। समझाता हूं। जैसे अगर मान लो कहीं पे मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट करिए, यानी कि कहीं पे इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कोई इंडस्ट्री खोलना, कोई फैक्ट्री खोलना। मैं बोला अगर आपको कोई फैक्ट्री खोलनी है, कोई इंडस्ट्री खोलनी है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? आपने बोला जी मेरे को पैसा चाहिए होगा उसके लिए। और मैंने बोला पैसा कहां से मिलेगा? तो आपने बोला जी बैंक से मिलेगा। मैंने बोला बैंक क्या आपको फ्री में दे देगा आपकी शकल देख के? क्या लगा? शकल देख के तो नहीं देगा जी, बदले में मेरे से ब्याज व्याज लेगा, इंटरेस्ट लेगा, तब मेरे को पैसा देगा। मैं बोला हाँ बस वही। तो जो आपसे वो इंटरेस्ट मांग रहा है ना, उसी को बोल रहा हूं मैं इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट। और ये जो रेट है इंटरेस्ट का, ये किसके ऊपर है? लोन के ऊपर। किसके ऊपर है? लोन के ऊपर। अब आप देखिए, अगर ये जो इंटरेस्ट रेट है, अगर ये जो ब्याज की दर है, लोन जो आप लोगे वो इंटरेस्ट रेट है, अगर वो बढ़ा दे गवर्नमेंट ने अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, बैंक वालों ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, क्या आप ज्यादा लोन ले पाओगे? नहीं। अगर बैंक वालों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो हम लोन क्या लेंगे? हमारा लोन लेने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब लोन कम लेंगे तो उसी लोन को लेके तो हम मार्केट में जाके इन्वेस्टमेंट करते, नई नई फैक्ट्रियां खोलते, तो वो इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगा? वो इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। हाँ जी। वहीं पे उल्टा, अगर मैंने रेट देखा कि बैंक वालों ने घटा दिया है, यानी गवर्नमेंट ने रेट को क्या कर दिया है? लोन पे जो इंटरेस्ट रेट रखता था उसको घटा दिया है, कम कर दिया है, तो हम लोन क्या ले सकते हैं? ज्यादा ले सकते हैं। अब क्योंकि लोन ज्यादा ले रहा हूं तो इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हो जो रेट होता है उसमें और इन्वेस्टमेंट में कैसा रिलेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रेट जो है वो बढ़ रहा है और इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है? घट रही है। यहाँ पे रेट घट रहा है और इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी कि इन्वेस्टमेंट में और रेट में कैसा रिलेशन दिखाई दे रहा है? नेगेटिव रिलेशन। और कभी भी अगर आपको नेगेटिव रिलेशन दिखाई दे तो याद रखना, जो आपका कर्व होता है वो कैसा बनता है? वो बनता है नेगेटिवली स्लोप्ड, यानी कि नेगेटिव रिलेशन वाला। यहां पे मैं दिखा रहा हूं इंटरेस्ट रेट, जिसको मैं R से बोल देता हूं, और यहां पे मैं दिखा रहा हूं इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्की बात? बढ़िया। और इस कर्व को बोलते हैं हम IS कर्व। नेगेटिवली स्लोप्ड होता है IS कर्व, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। पूरा नाम क्या है इसका? इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आ गया? तो IS कर्व जो होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव रिलेशन वाला। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, इसमें मैं समझाने को भाई आपकी पूरी एक वीडियो खा सकता हूँ, आप कहीं और पे जाके देखोगे, वहां पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, डीपली समझा रखा है कि जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 3 तरह की होती है। हम स्पेकुलेटिव वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, हम अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहां वो यहाँ पे समझाने का कोई मोटिव नहीं है मेरा, क्योंकि वो यहाँ पे आपके एग्जाम्स में पूछा नहीं जाएगा। जो मेरे हिसाब से एग्जाम्स में पूछा जा रहा है मैं वो समझाता हूँ, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। क्यों मैं खामा खामा लंबा चौड़ा करूँ, आपकी वीडियो का लेंथ बढ़ाऊं? समझे नहीं? तो जितना छोटा रख सकता हूँ मैं उतना छोटा रखने की कोशिश कर रहा हूँ। बस ये कोशिश कर रहा हूँ जो मेन टॉपिक है वो करवा दूं और आपको समझ में आ जाए। समझे जी? अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है, आपको डीपली समझना है, तो आप मेरे को एक बार कमेंट में बता देना। हम कोशिश करेंगे दोबारा प्लेलिस्ट बनाएंगे अच्छी खासी डीपली, जिसमें आपका टाइम बहुत अच्छे तरीके से बर्बाद होगा। सिंपल जी। चलिए शुरुआत करते हैं। IS कर्व समझ में आ गया हो? बहुत अच्छी बात है। यानी कि इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होते हैं, मेरे से कोई इंटरेस्ट रेट बोलेगा भैया लोन ले लो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे, तो मैं क्या ज्यादा लूंगा? मैं पागल दिखाई दे रहा हूँ? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। आप तो होशियार हो भैया। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो इन्वेस्टमेंट में क्या करूंगा? कम करूंगा।
वहीं पे कोई मेरे को अगर कम इंटरेस्ट रेट पे मेरे को ज्यादा लोन प्रोवाइड कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा लोन ले लूंगा और उस पर इन्वेस्टमेंट भी क्या करूंगा, ज्यादा करूंगा। यानी इंटरेस्ट रेट घटाने से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्वेस्टमेंट क्या होती है, घट जाती है। इसको बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन। तो आईएस कर्व कैसा होता है, नेगेटिवली स्लोप विदाउट डाउनवर्ड स्लोपिंग, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा एक चीज और समझा दूं साथ ही साथ, लगे हाथ, क्या ये जो इन्वेस्टमेंट मतलब आईएस कर्व मैंने आपको सिखाया, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, ये जो आईएस कर्व मैंने सिखाया, ये जो आईएस कर्व है ना, ये ऐसा, ये स्टीपर भी हो सकता है और ये जो कर्व है वो ऐसा फ्लैटर भी हो सकता है। ये स्टीपर और फ्लैटर कब होगा, जब ये जो इंटरेस्ट रेट है ना इसमें चेंजेस आते हैं ना, तो ये कर्व स्टीपर और फ्लैटर बन जाता है। ये कर्व स्टीपर और फ्लैटर कब बनता है, इंटरेस्ट रेट में जब चेंजेस आते हैं तब ये कर्व क्या बनता है, स्टीपर और फ्लैटर। इतना याद रख लो बस, बहुत है, इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जब इंटरेस्ट रेट में चेंज आएगा तब ये क्या बनेगा, स्टीपर और फ्लैटर, सिंपल इतना। हाँ जी, इसके अलावा अगर बाकी चीजों में चेंज आ रहा है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट में ही चेंज आ गया, गवर्नमेंट ही हेल्प कर रही है, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है ताकि इकोनॉमी क्या हो पाए, बूस्ट हो पाए। तो गवर्नमेंट खुद अलग से इन्वेस्टमेंट कर रही है तो इन्वेस्टमेंट कर बढ़ जाएगा, तो वो शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिफ्ट। यानी अगर ऐसे हो जाएगा, यानी कि रेट तो वही रहे हैं, बस हमने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है। हमारी पहले इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होती थी क्यू पे, अब इन्वेस्टमेंट चली गई Q1 पे। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया, गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए, यानी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स बनवा रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है। समझ में, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर रेट में चेंज आता है तब तो ये स्टीपर और फ्लैटर होगा। स्टीपर और फ्लैटर मतलब ऐसे की जगह ऐसे, ऐसा ऐसा हो सकता है, यानी रहेगा एक ही कर्व। लेकिन शिफ्ट कब होता है कर्व के अंदर, जब भी कर्व के अंदर में शिफ्ट कब होता है, जब भी इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है, चाहे वो गवर्नमेंट करवाए या फिर कोई और करवाए, विदेशी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है हमारे देश के अंदर, तब भी क्या हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट कर्व, आईएस कर्व। समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना याद रख लो। आगे चलते हैं, फिलहाल यहाँ पे रेट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, सिंपल जी। चलो आगे चलते हैं। बात आती है मनी मार्केट की। मनी मार्केट देखो, ये चीज तो बहुत इजी है, तुमको समझ में आ गई होगी, तुम इकोनॉमिक्स के बारे में तो इतना आता होगा। मेन दिक्कत आती है वहां पे, मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होती है, एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे मनी खरीदते हैं और मनी बाय करते हैं, और ये मार्केट हमने कभी रियल उसमें देखी नहीं है। अब क्योंकि हमने देखी है तो इसका आइडिया भी हमको थोड़ा सा कम है, समझे जी। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ज्यादा फोकस करूंगा कि आपको ये समझा पाऊं कि एलएम कर्व कैसे बना ठीक से, सिंपल है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। अब जो मनी मार्केट होती है ना, यहाँ पे सारा रोल होता है किसका, आरबीआई का। किसका, आरबीआई का, क्योंकि आरबीआई ही कंट्रोल कर रही है मनी मार्केट को। क्योंकि आप खुद देखो, क्या आपके पास डॉलर्स है, मतलब वो नहीं जो आप ऐड देखते हो टीवी में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, नोट जो होते हैं। क्या आपके पास येन, पाउंड, डॉलर्स ये सब करेंसी है, नहीं ना। ये करेंसी अगर आपको चाहिए हो तो किससे मिलेगी, आरबीआई से मिलेगी। आरबीआई क्योंकि अपने पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व रखती है, आपने पढ़ा होगा बचपन में, सिंपल है। चलो, तो अगर आपको फॉरेन करेंसी में ट्रेड करना है या फिर अगर मनी मार्केट बोला जा रहा है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, आरबीआई की बात कर रहे हैं। अब जो आरबीआई है ना, यही कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को। किसको कंट्रोल करती है, मनी सप्लाई को। बचपन में आपने पढ़ा होगा, मनी सप्लाई का एक फैक्टर होता है कौन, आरबीआई। आरबीआई ही कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को। मनी सप्लाई क्या होता है, ये नहीं पता आपको। मनी सप्लाई का मतलब होता है एक देश में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा है। मनी सप्लाई को डिनोट किया जाता है M1 से। M1 का फॉर्मूला होता है C प्लस में DD प्लस में OD। भाई ये समझाने लग गया फिर तो मैं पूरी जिंदगी निकल जाएगी मेरी यहाँ पे, ठीक है जी। तो मैं मेन टॉपिक समझा देता हूँ, ठीक है, इसको छोड़ देता हूँ फिलहाल, ठीक है। ये सब जब करवाएंगे ना तब करवा देंगे आराम से। इसका मतलब और कुछ नहीं है, कैश प्लस में डिमांड डिपॉजिट प्लस में अदर डिपॉजिट बाय आरबीआई। तो ये सब चीजें आप कहीं पे मनी सप्लाई सर्च करोगे, आपको छोटी सी वीडियो मिल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं, पेपर में नहीं आएगा ये, इसको छोड़ दो, ठीक है। मेन इस पे फोकस करो। आरबीआई मनी सप्लाई का काम देखती है, संभालती है, जिसके अंदर दो कंसेप्ट होते हैं। एक मनी सप्लाई का कंसेप्ट आता है जिसका पूरा कंट्रोल किसके पास होता है, आरबीआई के पास होता है। अब मनी सप्लाई का नाम तो है सप्लाई, तो इसका डायग्राम सप्लाई की तरह ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। सप्लाई का डायग्राम ऐसा होना चाहिए मनी सप्लाई का, सिंपल। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि जो मनी सप्लाई है ना, हाँ, रेट, इन्वेस्टमेंट या फिर आउटपुट। तो अब चाहे रेट चाहे बढ़ जाए, और देखो रेट बढ़ाएंगे तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी चाहिए, रेट कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कम करना चाहिए, ऐसा सप्लाई कर्व होना चाहिए, सिंपल जी, मनी सप्लाई का। लेकिन बात क्या है ना, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करती है, आरबीआई। नोट छापने का काम कौन करती है, अभी ये समझो, मनी सप्लाई मतलब होता है नोट छापना, मनी सप्लाई करना, पैसे को सप्लाई करना, नोट छापना, ठीक है। तो नोट छापने का काम कौन करती है, आरबीआई। अब आरबीआई जो है ना, वो रेट के हिसाब से नोट नहीं छापती है। हमारे देश के अंदर आरबीआई नोट को कंट्रोल करके रखती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करके रखती है। तो चाहे रेट बढ़ जाए चाहे रेट घट जाए, मनी सप्लाई में जल्दी से चेंजेस नहीं आते। तो इसका डायग्राम भैया कैसे बनता है, बेटा तो नहीं बता, जिसको नोट करना भाई फटाफट नोट कर लो।
हो गया हुआ नोट? बस फिर आगे चलते हैं, सुनिए ध्यान से। तो मनी सप्लाई का जो डायग्राम है वो कैसे बनता है वो समझते हैं एक बार, ठीक है जी। वैसे तो डायग्राम पॉजिटिवली स्लोप्ड होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आरबीआई इसको कंट्रोल करती है तो मनी सप्लाई का डायग्राम बनता है ऐसा। चाहे अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए चाहे इंटरेस्ट रेट घट जाए, जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होता है या फिर जो मनी सप्लाई का अमाउंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसी पे फिक्स रहता है, समझे जी। यहाँ पे दिखाते हैं रेट क्यों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि उससे कंट्रोल कौन करती है? आरबीआई। बस इतना समझ लो बस, आगे चलते हैं। अब बात आती है मनी सप्लाई हो गया, हाँ जी। अब बात आती है मनी डिमांड की। मनी डिमांड क्या होता है? हमारे देश के अंदर लोग खर्चा करने के लिए गवर्नमेंट से पैसा मांगते हैं, और जो हम पैसा मांगते हैं उसी को क्या बोलते हैं? मनी डिमांड। इतना समझ में आ गया? और क्योंकि नाम डिमांड है तो ये याद रखना, डिमांड कर्व कैसा बनता है? ऐसा बनता है। तो मनी डिमांड भी कैसा होगा? ऐसे ही होगा, सिंपल जी। बस इसको बोलते हैं मनी डिमांड। यहाँ पे रेट होता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, कोई दिक्कत तो नहीं। बस बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। तो मनी डिमांड और मनी सप्लाई की हेल्प से हम डिराइव कर सकते हैं किसको? LM कर्व को। ये रहा मनी डिमांड और ये रहा हमारे पास मनी सप्लाई, कोई दिक्कत तो नहीं। ये रेट हो गया, ये इन्वेस्टमेंट, सिंपल था, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। तो यहां पे इक्विलिब्रियम था, तो इस जगह पे हमने रेट डिसाइड किया, ये रेट है और ये हमारी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की पक्की बात है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है, हाँ मनी सप्लाई उतनी कांस्टेंट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट जो है ना गवर्नमेंट भी करती है, इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट में चेंज हो सकता है। मनी सप्लाई में गवर्नमेंट चेंज नहीं करना चाहती, इसलिए मनी सप्लाई क्या रखती है? वो हमेशा कांस्टेंट रखना चाहती है। तो डिमांड तो चेंज होती है, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो हम डिमांड कम करेंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट कम करना चालू करेंगे, हम लोन कम मांगेंगे और इन्वेस्ट मार्केट में क्या होगा? कम। वही समझा रहा हूँ जो यहाँ पे समझाया था, अगर रेट ज्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो हम लोन की डिमांड क्या करेंगे? कम करेंगे। अब लोन की डिमांड कम कर रहा हूं तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी? मेरी कम होगी, तो इसलिए डिमांड क्या होती है? कम होती है, चीज होगी। मैं ना बजरी खरीदूंगा, ना मैं रोड खरीदूंगा, ना मैं घर खरीदूंगा, क्योंकि लोन पे पैसा उठाना पड़ेगा और लोन महंगा पड़ रहा है, समझे जी। और वहीं पे रेट कम हो जाएगा तो मैं डिमांड क्या कर दूंगा? उस चीज की बढ़ा दूंगा, यही कर्व होता है। चलो अब इसी कर्व की हेल्प से ना हम यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे LM कर्व। कौन सा कर्व? LM कर्व। LM कर्व क्या होता है? L का मतलब होता है जी लिक्विडिटी प्रेफरेंस। क्या होता है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस। और M का मतलब होता है मनी डिमांड। वैसे तो हम इसको मनी सप्लाई भी बोल सकते थे, लेकिन मनी डिमांड बोलते हैं, क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई क्या होती है? कांस्टेंट, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, इसलिए चेंज इसमें होता है बस खाली मनी डिमांड में। अब क्योंकि मनी डिमांड में चेंज होता है, इसलिए कर्व जो होता है अफेक्ट किसके होगा? मनी डिमांड से अफेक्ट होगा, मनी डिमांड से अफेक्ट होगा, इसलिए कर्व कैसा बनेगा? पॉजिटिवली स्लोप बनेगा। और ये समझा रहा हूं कैसे। यहाँ पे रेट था तो यहाँ पे रेट था, इसी से देख लो, यहाँ पे रेट था तो यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया, ये रहा हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इस रेट पे हम इतनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, सिंपल था। अब क्या हो गया, मान लेते हैं एकदम से क्या बोलते हैं हमारी मनी की डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई, हम विदेश जाना चाहते हैं, हमको और ज्यादा पैसे चाहिए, किससे? आरबीआई से, तो हमने मनी डिमांड बढ़ा दिया। मनी डिमांड बढ़ाने से क्या होगा? मनी डिमांड बढ़ने से वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, देख रहे हो, राइट में शिफ्ट कर दिया मैंने मनी डिमांड को। अब राइट में तो शिफ्ट हुआ, लेकिन क्या मनी सप्लाई शिफ्ट होगा राइट में? राइट में शिफ्ट होता तो यहीं पे रहता हमारा इक्विलिब्रियम, लेकिन मनी सप्लाई तो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि आरबीआई उसको फिक्स कर रही है, इसलिए हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे ऊपर पहुंच जाएगा। अब क्योंकि मनी सप्लाई का ऊपर पहुंच गया पॉइंट, तो इसलिए आरबीआई को रेट्स क्या करने पड़ेंगे? बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं पैसों की। आरबीआई रेट बढ़ा देगी तो लोग डिमांड क्या करेंगे? पैसों की कम करेंगे, ऐसे ही होगा, है ना जी। तो रेट आरबीआई ने क्या कर दिए हैं? बढ़ा दिए। अब रेट बढ़ाने से क्या होता है? इन्वेस्टमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। कह रहा भैया अभी तो आपने बताया था यहाँ पे रेट बढ़ाने से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। देखो ये ऐसा होता है कि जो डिमांड करने वाले लोग होते हैं ना, उनके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैंने IS कर्व बताया था ऐसा कि रेट बढ़ाएंगे लोग, लोन कम मांगेंगे, लोग तो फिर क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होगी? कम होगी, सिंपल ना, मैंने वो बताया था। यहाँ पे ये कौन सा कर्व है? ये सप्लाई कर्व दिखाई दे रहा है, ये LM कर्व दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो जो प्राइवेट सेक्टर्स वाले हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां से लोग ज्यादा लोन लेना चालू कर देते हैं, वहां से लोन लेना चालू कर देते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्टमेंट भी क्या होती है? ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि लोग सप्लाई प्राइवेट सेक्टर वाले क्या करना चाहते हैं? ज्यादा करना चाहते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। फिलहाल ज्यादा जोर मत दो दिमाग पे, दिमाग की नसें फट जाएंगी। फिलहाल अभी ये LM कर्व हो गया हमारा, वो किस पे डिपेंड करता है? मनी डिमांड के ऊपर इफेक्ट करता है, मतलब मनी डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। मनी की डिमांड अगर बढ़ेगी तो वो राइटवर्ड शिफ्ट नहीं होगा, क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, सिंपल जी। और अगर मनी डिमांड क्या होती है? घट जाती है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, सिंपल इतना, कोई दिक्कत नहीं। इसे बोलते हैं IS कर्व, इसे बोलते हैं LM कर्व। और यहां से इक्विलिब्रियम कैसे पता चलेगा? IS LM से, यूरो जी IS कर्व
और ये लो जी, ये बन गया हमारा एलएम कर्व। जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वहीं पे जो रेट है वो फिक्स की जाती है और वहीं पे जो क्वांटिटी है वो फिक्स करी जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया होगा? बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी। और इसी रेट से, क्योंकि देखो मनी मार्केट और मनी, क्या बोल रहा हूँ, मनी मार्केट और क्या बोलते हैं गुड्स मार्केट के अंदर, दोनों के अंदर रिलेशन होता है। देखो पहले जो थ्योरी थे ना इकोनॉमिक्स थे, उनका क्लासिकल थ्योरी का मानना होता है, तीन तरह की अप्रोच होती है क्या बोलते हैं इस इकोनॉमिक्स के अंदर। एक होती है क्लासिकल अप्रोच, दूसरी होती है मॉडर्न अप्रोच, जिसे क्या बोलते हैं, किसने दी थी, किन्स सर ने दी थी। ठीक है जी। तीसरी अप्रोच भी आती है, आगे बताऊंगा। फिलहाल तो ये जब थ्योरी है ना, जब ये स्टार्टिंग में थ्योरी बनी थी तो इसका मतलब होता है, ये कहते थे कि गुड्स मार्केट और मनी मार्केट दोनों अलग अलग है, उनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अब क्योंकि मॉडर्न थ्योरी आ चुकी है, मॉडर्न अप्रोचेस आ चुकी हैं, ISLM मॉडल आ चुका है नया निकल के, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि गुड्स मार्केट और मनी मार्केट में दोनों में रिलेशन है। और इसी वजह से हमको ये डायग्राम बना के दिखाना पड़ता है, IS और LM का मॉडल का डायग्राम बना के इंटरेक्शन करके आपको रेट और क्वांटिटी कह रहा हूं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता है। यहाँ पे जितने भी डायग्राम बनाए हैं, मेरी आदत है समय मैं क्वांटिटी लिख देता हूँ, आपको नीचे इन्वेस्टमेंट लिखना है, या फिर आप याद रखो तो GDP भी लिख सकते हो। सिंपल जी। तो इसको बोलते हैं ISLM मॉडल। अच्छा अब बात आती है, चलो अब अगले टॉपिक में करते हैं, फिलहाल मिनटों के समझाना पड़ेगा। अगर इनमें शिफ्ट हो जाए तो फिर यहाँ पे क्या डायग्राम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो समझाना पड़ेगा। ठीक है जी। चलो तो जिसको एक बार उतारना है उतार लो फटाफट से। ये मैंने समझाया था आपको गुड्स मार्केट और मनी मार्केट के अंदर क्या बोलते हैं, IS कर्व कैसे बनता है, LM कर्व कैसे बनता है, और ISLM मॉडल होता क्या है, कैसे वो इंटरेक्शन करते हैं, कैसे रेट, किस रेट पे कितनी इन्वेस्टमेंट करी जाएगी वो कैसे डिसाइड होता है। सिंपल जी। यहाँ पे खत्म होता है आपका ISLM मॉडल। अब मैं चालू करूंगा इंटरेक्शन बिटवीन AD और AS। AD और AS के बीच में इंटरेक्शन करवाना है, और ये ज्यादा मुश्किल है नहीं। ये जो IS कर्व होता है ना, इसी को हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व, LM कर्व को ही बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व, क्योंकि दोनों की शेप ही देख लो, डिमांड कर्व जैसा दिखाई दे रहा है IS कर्व, LM कर्व कैसे दिखाई दे रहा है, एग्रीगेट सप्लाई जैसा। तो बस इसी को हम बोलते हैं डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व। अब हमको इंटरेक्शन बिटवीन सीखना है AD और AS, तो इसका मतलब क्या है कि अगर IS कर्व में चेंजेस आते हैं कुछ, या फिर LM कर्व में कोई चेंज आते हैं, मतलब शिफ्ट होते हैं, तो फिर इससे इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बस इतना समझना है हमको। सिंपल। चलो तो जिसको नोट करना है फटाफट से एक बार नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं, शिफ्ट का इफेक्ट बताते हैं आपको। ठीक है जी। आराम से नोट कर लियो भाई, कोई दिक्कत हो तो बता दियो एक बार। हाँ भाई तो शुरू करते हैं। अब टॉपिक आता है इंटरेक्शन बिटवीन AD एंड AS। सिंपल है ना। चलो जी। अब इंटरेक्शन सीखना है AD और AS के बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, ये होता है हमारा IS कर्व, जिसको हम मैं आपसे बोलूंगा AD कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व। और क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा LM कर्व, जिसको मैं आपसे बोलूंगा भाई एग्रीगेट सप्लाई कर्व। सिंपल इतना। चलो इतना याद रख लेना बस खाली। जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे जो रेट होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं, और वहीं पे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, या फिर आप कह सकते हो आउटपुट, वो फिक्स हो जाता है। सिंपल इतना। अच्छा यहाँ पे अगर आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई लिख रहे हो ना, तो यहाँ पे प्राइस लेवल लिखना। क्या लिखना? प्राइस लेवल। क्योंकि डिमांड और सप्लाई जहां पे भी वर्ड आ जाते हैं ना, वहां पे प्राइस आने लग जाता है, रेट नहीं आता, क्या आता है, प्राइस आता है। सिंपल जी। तो प्राइस और आउटपुट लेवल लिखना है, वो ज्यादा बेटर रहता है। इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो इसकी जगह पे, बस वहां पे रेट का ध्यान रखना, रेट की जगह क्या लिखना, प्राइस, बाकी और कुछ नहीं है। सिंपल। शुरू करते हैं। अब बात आती है इंटरेक्शन कैसे होता है, यानी अगर किसी चीज में शिफ्ट हो जाए तो फिर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड करेंगे दोबारा से। तो समझिए ध्यान से। यहाँ पे आप दो तरह की पॉलिसी आती है। कितने तरह की पॉलिसी? दो तरह की। पहली होती है फिस्कल पॉलिसी, और दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में डिफरेंस क्या है, छोटा सा समझ लो एक बार क्या होता है ये चीज। फिस्कल पॉलिसी, अगर डिमांड और क्या बोलते सप्लाई में चेंज करना चाहते हो, या फिर क्या बोलते हैं कोई चेंज हो जाए, तो फिर उसको कंट्रोल भी करना होता है। और कंट्रोल करने के लिए अगर गवर्नमेंट कोई कदम उठाती है तो माना जाता है, इसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। यानी गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है, गवर्नमेंट में कोई चेंजेस करे, गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी चेंजेस किए जाते हैं, उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट क्या क्या चेंजेस कर सकती है? पहला चीज, टैक्स रेट को गवर्नमेंट या तो बढ़ा सकती है या फिर घटा सकती है। सब्सिडीज गवर्नमेंट या तो बढ़ा सकती है या फिर घटा सकती है। या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, जो गवर्नमेंट खर्चे करती है अपने, वो बढ़ा सकती है या फिर घटा सकती है। ये सब काम गवर्नमेंट के होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसीज, जब आरबीआई के द्वारा किसी चीज को चेंज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज। अब मॉनेटरी पॉलिसीज में आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है? तो आरबीआई कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, बस उसी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या क्या कर सकता है? आरबीआई CRR, SLR,
इन सबको बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। बैंक रेट, रेपो रेट, इन सबको बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। देखो जी, अभी ये सब टर्म्स क्या होती हैं वो समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बस ये मान के चलो कि जो CRR, SLR, बैंक रेट और रेपो रेट होती है, ये वो पैसा होता है जो RBI कहता है मेरे को दो, समझे? मार्केट में मत भेजो ये पैसा, किसको दो? मेरे को दो ये पैसा, सिंपल। उसको क्या बोलते हैं हम? मॉनेटरी पॉलिसीज। इतना समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं। RBI कहता है मेरे को थोड़ा पैसा दे दो, जैसे बैंकों के पास 100 रुपए, RBI कहता है 20 रुपए 30 रुपए मेरे को दे दो, और मार्केट में बाकी जो पैसा बच गया वो भेजो, ताकि मार्केट में लोगों को पैसा क्या हो जाए? कम हो जाए, समझे? तो इस तरीके से RBI कदम उठाता है। बाकी किसी दिन टाइम मिलेगा, अच्छे तरीके से आप पढ़ना चाहोगे इकोनॉमिक्स तो मैं डीपली समझाऊंगा आपको ये सब टर्म्स क्या होती हैं। वैसे आपको आता होगा, बचपन में सीखा होगा, 12वीं क्लास की टर्म्स है ये, CRR, SLR, ये सब चीजें। चलो जी शुरू करते हैं फिलहाल। अब समझिए, फिस्कल पॉलिसीज के अंदर भी दो टर्म्स आती हैं। पहला होता है फिस्कल एक्सपेंशन। फिस्कल एक्सपेंशन, जब भी फिस्कल पॉलिसी की वजह से हमारा आउटपुट का लेवल बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं फिस्कल एक्सपेंशन। दूसरा होता है फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन। फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन, फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब भी फिस्कल पॉलिसीज की वजह से, गवर्नमेंट के टैक्स, सब्सिडी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से हमारा आउटपुट का लेवल घट जाता है तो इसको बोलते हैं क्या? फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन। इतना समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। मॉनेटरी पॉलिसीज में भी दो टर्म्स आती हैं। पहला होता है मॉनेटरी एक्सपेंशन और दूसरा होता है मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन। वही सीधी सी बात, RBI की वजह से अगर कोई आउटपुट का लेवल बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी एक्सपेंशन, और RBI की वजह से आउटपुट का लेवल घट रहा है तो इसको बोलते हैं मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन। इतना समझ में आ गया? बहुत ईजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब इससे देखना है कि हमारे इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। चलो जी, सबसे पहला मान लेते हैं ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड, जिसको हम IS कर्व बोलते हैं। ये हो गया हमारा LM कर्व, जिसको हम एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। इस जगह पे था हमारे पास इक्विलिब्रियम, यहाँ पे था हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पे था हमारा इन्वेस्टमेंट, या फिर जिसको हम आउटपुट बोलते हैं। पेपर में आप यहाँ पे प्राइस लेवल ही लिख के आना, ठीक है जी, ज्यादा इजी रहेगा। प्राइस लेवल या फिर खाली प्राइस भी लिखोगे चल जाएगा। इसको बोलते हैं हम एग्रीगेट डिमांड और इसको बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई। अब समझिए, पहले बात कर लेते हैं फिस्कल पॉलिसीज की। फिस्कल पॉलिसीज में क्या होता है? गवर्नमेंट के द्वारा या तो टैक्स बढ़ाया जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, सब्सिडी में चेंज करेगी, ये सब काम करती है। अब सुनिए, मैं थोड़ा सा टॉपिक चलने लेके चल रहा हूँ। पहले एक्सपेंशन वाला टॉपिक सिखा देता हूँ, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो, एक्सपेंशन, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, या फिर आप कह सकते हो गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना चालू कर दिया, या फिर आप कह सकते हो गवर्नमेंट ने टैक्स का रेट क्या कर दिया? कम। अब गवर्नमेंट ने अगर टैक्स कम कर दिया है, गवर्नमेंट आप लोगों से टैक्स कम ले रही है, मतलब आप जो अपने पास पैसा है गवर्नमेंट को आपको कम देना पड़ेगा, तो आप उस पैसे को कहीं जगह पे लगा सकते हो, इन्वेस्टमेंट की जगह पे, यानी कि इन्वेस्ट कर सकते हो उस पैसे को, जिससे मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। तो सीधी सी बात मैंने क्या बताई, मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है, और वो भी किसने किया है? गवर्नमेंट ने किया है। गवर्नमेंट के द्वारा करी गई इन्वेस्टमेंट से मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है। अब मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इसमें किसमें चेंज आएगा? इसमें चेंज आता है जी IS कर्व में। किसमें चेंज आएगा? IS कर्व में। क्योंकि जो LM कर्व होता है वो किस पे डिपेंड होता है? वो तो मनी मार्केट पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है? मनी मार्केट पे। और मनी मार्केट में चेंजेस किस में आते हैं? जब मनी मार्केट में चेंज आते हैं, यानी कि मनी डिमांड और मनी सप्लाई में चेंज आता है, समझे? IS कर्व में जो चेंजेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? ज्यादातर फिस्कल पॉलिसीज की वजह से। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। अब क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो जो हमारा IS कर्व होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। मैं बता रहा था, जो IS कर्व होता है, अगर रेट में चेंज आता है, इंटरेस्ट रेट में, गवर्नमेंट ने बोला कि मैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही हूँ, घटा रही हूँ, जैसे यहाँ पे RBI बोले कि मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही हूँ, घटा रही हूँ, तब ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, वो होगा, मूवमेंट होगा इसके अंदर। लेकिन अभी हमको क्या करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कर दिया, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट को ही बढ़ा दिया सीधा, तो IS कर्व हमारा क्या हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट। और जैसे ही ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा, एग्रीगेट डिमांड हमारा नया बन जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे चला गया? पहले इक्विलिब्रियम था इस पॉइंट पे, जहां पर पुराना एग्रीगेट डिमांड और पुराना एग्रीगेट सप्लाई था। अब नया एग्रीगेट डिमांड यहां से हटके यहां पे आ चुका है, तो इसलिए अब इक्विलिब्रियम कहां पे बनेगा? इस पॉइंट पे। ये बन गया हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यहीं पे डिसाइड होगा प्राइस का लेवल, और यहीं पे डिसाइड होगा हमारा GDP। तो गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट करने से, गवर्नमेंट के सब्सिडीज को बढ़ाने से, गवर्नमेंट के टैक्स रेट को कम करने से हमको फायदा हुआ। क्या फायदा हो गया? एक तो प्राइस का लेवल बढ़ गया मार्केट में, और इन्वेस्टमेंट या फिर GDP देश की क्या हो गई है? वो बढ़ गई है। देश में लोग ज्यादातर इन्वेस्ट करना चालू कर दिया है। सिंपल इतना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। और वहीं पे अगर गवर्नमेंट इसका उल्टा करती, टैक्स रेट को बढ़ा देती, सब्सिडी को घटा देती, इन्वेस्टमेंट को घटा देती, तो इससे क्या होता? ये वो जो डिमांड करता वो अंदर की तरफ आ जाता, यानी कि जो इक्विलिब्रियम होता वो इस जगह पे होता, E2, प्राइस लेवल गिर जाता और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी क्या हो जाता? कम हो जाता। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात।
बढ़िया। ये था इंटरेक्शन एग्रीगेट डिमांड का, कि एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट होगा तो फिर उससे इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई। ये हो गया एडी, ये हो जाता है एएस, एग्रीगेट सप्लाई। प्राइस लेवल, आउटपुट, सिंपल है ना। चलिए अब बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की। बात आती है मॉनेटरी पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसीज वो पॉलिसीज जो आरबीआई बनाती है। अब आरबीआई क्योंकि कंट्रोल करती है किसको, मनी सप्लाई को। आरबीआई किसको कंट्रोल करती है, मनी सप्लाई को, और ये मनी डिमांड है, ठीक है जी। अब समझिए मनी डिमांड क्योंकि मार्केट पे डिपेंड होती है कि मार्केट कितने क्या बोलते हैं पैसों की डिमांड कर रही है। मेन आरबीआई के कंट्रोल में क्या होता है, मनी सप्लाई। आरबीआई या तो मनी सप्लाई को बढ़ा सकती है या फिर घटा सकती है। वैसे तो ज्यादातर वो कांस्टेंट ही रखती है, इंटरेस्ट रेट से अफेक्ट नहीं होती। लेकिन कई बार गवर्नमेंट क्या होती है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इक्विलिब्रियम डिसाइड करने के लिए मनी सप्लाई को चेंज भी कर देती है। तो मान लेते हैं गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई को चेंज कर दिया, ये बन गया हमारा नया मनी सप्लाई। अब क्योंकि मनी सप्लाई हमारा चेंज हो गया, नया मनी सप्लाई बन गया, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे यहाँ पे बनना चाहिए था, आईएस कर्व जो हमारा दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। दोबारा करते हैं एक बार, यहाँ पे दोबारा सुनो। ये था मनी सप्लाई, ये था मनी डिमांड, ये रहा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, सिंपल। अब इसकी वजह से हमारा जो एलएम कर्व बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, यहां पे बनता है, सिंपल जी। एलएम कर्व हमारा ऐसा बनता है। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, मतलब मनी सप्लाई को एकदम से क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई को एकदम से बढ़ा दिया है, देखो अगर वो रेट में चेंज करती तब तो मैं बोलता कि हम ऊपर से नीचे आ गए, नीचे से ऊपर चले गए, ऐसा कुछ बोलता। क्योंकि हम रेट में चेंज होता है तब यहाँ पे मूवमेंट करते हैं, वो रोटेशन करते हैं। लेकिन अभी उसने क्या किया है, मनी सप्लाई गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, बढ़ा दी है। अब मनी सप्लाई बढ़ाने से क्या हो गया, रेट तो वही है, बस मनी सप्लाई बढ़ गई है। मनी सप्लाई बढ़ानी है तो अब क्या करा जाए, इक्विलिब्रियम पहले मान लेते हैं हमारा यहाँ पे था, तो अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे होना चाहिए, इस जगह पे होना चाहिए, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ गई है। इसलिए हमारा जो सप्लाई कर्व होता है ना, एलएम कर्व जो होता है वो भी शिफ्ट होकर इधर आ जाता है। यानी जो एलएम यहाँ पे था वो अब एलएम शिफ्ट होकर इधर पहुंच जाता है, समझे जी। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ज्यादा पैसा मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया तो फिर इसलिए एलएम कर्व भी क्या हो जाता है, शिफ्ट। सीधी सी बात, अगर मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो देश में ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो फिर सप्लाई कर्व हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सप्लाई कर्व बढ़ेगा तो एएस बढ़ जाएगा, एएस बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा हमारा, एएस यहाँ से यहाँ पे आ गया नया एएस। तो इक्विलिब्रियम पहले जो हमारा यहाँ पे था, इस जगह पे इक्विलिब्रियम था, अब सप्लाई यहाँ से यहाँ पे चला गया है, तो अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे बन रहा है, इस जगह पे। तो ये बन गया हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या फर्क पड़ा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गए और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। सेम इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो मनी सप्लाई को कम कर दे, मनी सप्लाई को कम करने से क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर जाएगा इक्विलिब्रियम कर्व, तो इससे क्या होगा, एलएम कर्व हमारा इस साइड यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है यहाँ पे आ जाएगा हमारा एलएम कर्व। एलएम कर्व मतलब वही एएस कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो बस आप इसको ऐसे बना सकते हो, एलएम कर्व यहाँ पे आ जाएगा हमारा एग्रीगेट सप्लाई टू, इस तरीके से। और इक्विलिब्रियम कहाँ पे चला जाएगा, इक्विलिब्रियम पहले यहाँ पे था, ये पुराना एग्रीगेट सप्लाई, ये पुराना एग्रीगेट डिमांड कहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे। तो ये इक्विलिब्रियम था पुराना। अब हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पे चला जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई यहाँ से हटके यहाँ पे चला गया है, तो अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे। तो ये बन गया हमारा इक्विलिब्रियम टू। ये हो गया हमारा प्राइस लेवल और यहाँ पे हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट का लेवल, सिंपल जी। तो ये था हमारा इंटरेक्शन बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये जो पूरा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो हमने यहाँ पे निकालना सीखा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है और उसके इक्विलिब्रियम की हेल्प से हम आउटपुट कैसे डिटरमाइन करते हैं कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी या फिर इन्वेस्टमेंट कम होगी, देश के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा होगा या फिर प्रोडक्शन कम होगा। तो मेरी तरफ से भाई मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है जी। हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए फिलहाल, बाकी और तो कुछ रह नहीं गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। अच्छा एक चीज और, वेट, आराम से ध्यान से सुन के जाओ। क्या, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो, ठीक है जी, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो, सिंपल जी। इजी वे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, ऐसी लैंग्वेज में नोट्स लिखे हुए, जितना मैंने समझाया वो आपको वहां पे मिल जाएगा नोट्स के अंदर, सिंपल जी। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, टाटा बाय बाय। और एक चीज और, अगर आपको बाकी प्लेलिस्ट के चैप्टर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखे होंगे सारे चैप्टर्स के, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और टाटा बाय बाय, ठीक है जी।
और जिसने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया भाई वो क्या बोलते हैं उसके लिए सच बता रहा हूँ दिल से थैंक यू है। और जिसने नहीं कर दिया कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर दिया, बाद में कोई आफत नहीं आ रही है। बाय बाय। 4 बार कह दिया भैया, जाओ भी अब, थैंक यू भाई। ऐसे ऐसे बात आ गया भाई, जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट कर लियो। ठीक है जी, बाय बाय।